दोस्तों नमस्कार। मैं मनीष सिंह। आप लोग सोशल मीडिया पर मुझे रिबॉन मनीष के नाम से जानते हैं। दिखता कम हूँ, लिखता ज़्यादा हूँ और कभी-कभार जब भी दिखा हूँ मैं मयूर जानी ऑफिशियल पर ही आया हूँ। और आज एक थोड़ा रोल रिवर्सल है। मुद्दा ये है कि हमारी और जब भी मयूर भाई की बातचीत हुई है, हमने बहुत सारे विषयों पर जो रिकॉर्ड हुआ और जो रिकॉर्ड नहीं भी हुआ, उन पे बातचीत की। वो उनकी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें और उसके साथ-साथ गुजरात और इंडिया में जो आज हो रहा है, जर्नलिज़्म को लेकर के बहुत सारे विषयों पर हमारी बातचीत होती रही। और उस समय हमारा एक वादा मैंने उनसे कहा था कि साहब एक बार मैं आपका इंटरव्यू करूँगा। तो इस बार आप मुझे इस पैनल पर लेफ्ट में देख रहे हैं और मयूर भाई राइट में दिख रहे हैं। तो मैं मयूर भाई का स्वागत करता हूँ आपके अपने बहुत बहुत चैनल पर। धन्यवाद। और थैंक यू इस सर। आज के इंटरव्यू जो दिन तय किया गया है वो भी बड़ा खास है। दरअसल कल था 2 अक्टूबर और अगर तिथि के हिसाब से देखें तो हमारे मयूर भाई का जन्म भी उसी हिंदी तिथि में होता है जिस दिन गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। तो इस हिसाब से उनका जन्म दिवस भी है। हालांकि अगर अंग्रेजी के हिसाब से देखा जाए तो आज उनका जन्मदिन बनता है। तो उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के साथ साथ मैं इंटरव्यू को शुरू करना चाहूंगा। तो मयूर भाई, पहला सवाल तो मैं आपसे थोड़ा यही करना चाहूंगा कि आपके बारे में बहुत सारे लोगों ने आपको चैनल पे देखा है, एक पत्रकार की तरह ही देखा है, लेकिन अपनी जिंदगी की शुरुआत और किस तरह से आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा जो अल्टीमेटली आपको यहाँ इस जर्नलिज्म के फील्ड में लेकर के आया और एक स्टार के रूप में लेकर के आया है, उस अपब्रिंगिंग को हम थोड़ा समझना चाहते हैं। चलिए, अच्छा है ये आज जो है आप जो है वो कार्यक्रम को होस्ट कर रहे हैं और आप सवाल पूछेंगे तो जवाब देना भी बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई कि आपने इस रोल रिवर्सल को आप ही ने सजेस्ट किया और आप कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी साथियों का, दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। और हाँ, ये बात सच है कि तिथि अगर हम हमारी भारतीय जो तिथि व्यवस्था है उसके हिसाब से देखें तो गांधी जी का भी जो है द्वादशी, भाद्रपद की द्वादशी का उनका तिथि के हिसाब से जन्मदिन बनता है। मेरा भी वही तिथि को जन्मदिन बनता है और तारीख में थोड़ा ये है, उनका 2 अक्टूबर को है और हमारा 4 अक्टूबर को हो जाता है। तो और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम महात्मा गांधी के चिन्हों पर शायद 0.5% भी नहीं चल पा रहे हैं, और तो ऐसा कोई हमको भ्रम नहीं है, लेकिन ये एक संयोग है तो है अपने हिसाब से, वो अलग बात है। देखिए, आपने कहा कि अपब्रिंगिंग और क्या मतलब जो ऐसा क्या रहा जिसको लेकर हम पत्रकारिता में जहां भी है वहां पहुंचे। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग है वो मामला। वो मैं पैदा हुआ हूँ एक बहुत ही छोटे से टाउन में, और बड़ा भी जब हुआ पढ़ाई लिखाई के साथ, वो भी एक छोटा सा कस्बा ही था जो है अभी भी। मैं पैदाइश मेरी वढवाण की है। मेरे मेरे साथ पूछते वहीं की है, वहीं से है बेसिकली। पर बड़ा हुआ मैं वांकानेर करके एक कस्बा है, राजकोट, पहले राजकोट जिले में पड़ता था, अब वो मोरबी जिले में पड़ता है। तो वहां मेरी पढ़ाई लिखाई बचपन से लेके कॉलेज तक वहीं हुई। और पढ़ पढ़ पढ़ाई लिखाई में मैं काफी तेज हुआ करता था, ऐसा मेरे पिताजी का मानना था। और उसके लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार था, क्योंकि मैंने उनको उस भरम में रखा, क्योंकि मार्क्स अच्छे आ जाते थे। तो जिसके मार्क्स अच्छे आते हैं वो पढ़ाई में तेज माना जाता है। और पिताजी की हमेशा एक फरियाद मुझसे रहती थी कि भाई, तुम अपने पढ़ाई में सीरियस नहीं हो, तुम पढ़ते ही बहुत कम हो। तुम परीक्षा से पहले कुछ हफ्ता पढ़ लिया और फिर तुम इतने अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हो, तो तुम पूरा साल मेहनत करो, देखो कितना मार्क आएगा। मैंने कहा 100 में से 150 तो कभी किसी का आता नहीं है।
100 में से जो हमारी परीक्षा व्यवस्था है उसमें आपके 100 में से ही कुछ आते हैं। तो मैंने कहा मैं पूरा साल भी जो है वो ऐसे बैठ के पढ़ता रहूंगा तब भी कुछ, यही है जो है, इसको आप इससे खुश होइए। मेरा ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं हो सके उतनी डिग्निटी के साथ, उतने ग्रेस के साथ मेरे और मेरे पिताजी के जो संबंध रहे हैं अब तक उसको मैं रख पाऊं, और जो कि बहुत ही सादी भाषा में कहें, आम बोलचाल की भाषा में कहें तो मेरा और उनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहा, अभी भी है वो। मैं इकलौती मतलब मैं उनका इकलौता पुत्र था, एक मेरी छोटी बहन है, वो फोकस पूरा मुझ पे रहा उनका, और कन्फ्रंटेशन हमारा बहुत रहा, और रिबेल जो है एक जो रिबेलियस नेचर कहें आप या तो वो प्रकृति कहें, वो शायद मेरा बहुत मतलब पैदाइशी है इसमें। ये कन्फ्रंटेशन जो हो रहे थे पिताजी के साथ उसने शायद उसमें घी डालने का काम किया, लेकिन पैदाइशी सवाल पूछना ये मेरी पैदाइशी फितरत है। तो ना स्कूल में शिक्षक मुझसे परेशान थे, हाई स्कूल में भी शिक्षक मुझसे परेशान थे, कॉलेज में भी बहुत परेशान रहे, पिताजी भी बहुत परेशान रहते और थे, आज की डेट सब में मुझसे और सत्ता भी आपसे बड़ी परेशान रहती है। आज एक की बड़ी डेट मजे में। की हाँ, बात ये अभी जानने को मिली मुझे कि आप उसी राजकोट से, जो अब ठीक है वो डिवाइड होकर के एक नया जिला बन गया है, तो एक जी, रिजेम्बलेंस और मिल गई। पिता के साथ में गांधी जी का भी काफी कॉन्फ्रंटेशन रहता था, शायद वो एक रेबेलियन वहां से शुरू हुआ। लेकिन यहाँ एक बड़ी मजे की बात जो दर्शकों को शायद न मालूम हो, कि आज इस कम्युनलिज्म के खिलाफ गुजरात में झंडा उठा करके जो शख्स खड़ा है, मयूर जानी, कभी वो भी इसी तंत्र का भाग हुआ करता था, और उसने बड़ी गर्मजोशी के साथ में हिंदुत्व की राजनीति में कदम भी रखा था। थोड़ा उसके बारे में भी हमें बताइए। हाँ, नहीं वो मैं जितना भी सक्रिय रहा, मैं वो हिंदुत्व के एजेंडे के साथ नहीं काम किया, और इसीलिए शायद मैं लंबा रह भी नहीं पाया। मैंने शाखा में जाना शुरू किया था बहुत छोटी उम्र से, 5-6 साल की उम्र थी मेरी, और बहुत ही बगल में, हमारे घर के बिल्कुल बगल में लगती थी, वॉकिंग डिस्टेंस था, 5-6 साल का बच्चा। और मैं इसलिए जाता था क्योंकि मुझे खेल कूद से जो है बड़ा लगाव रहा है। मेरे जीवन का जो पूर्वार्ध है 23-24 साल तक का, वो पढ़ाई को छोड़ के ज्यादातर एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज जिसको कहते हैं, खेल कूद, कल्चरल एक्टिविटीज, यूथ पॉलिटिक्स, मतलब जो एक युवा पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ करता रहता है, तो मेरा ज्यादातर समय उसी में जाता था। तो बचपन से था मैं शाखा में इसलिए जाता, शाखा में खेल होते थे बड़े बड़े अच्छे अच्छे, और खेलना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो जब जाना शुरू किया तो मैं तो 5-6 साल का था, कोई ऐसी आइडियोलॉजी कहाँ होती वहां पे, पर खेल क्योंकि अच्छे खेले जाते थे, और हमको हम तो लगातार दिन भर खेलते रहते थे, तो हम वहां जाते थे। और एक चीज मैं बताऊं आपको, मैं अपने व्यक्तिगत मैं अपनी निजी बात कर रहा हूं। शाखा में खेलने से एक चीज बड़ी होती है जो मेरे साथ हुई है। आपको गिरने पड़ने से जो भी इंजरीज होती है, रोज जो है कहीं ना कहीं शरीर में आपकी चमड़ी छिल जाए या कहीं आपकी हड्डी में मोच आ जाए, या ये बड़ी आम सी बात है अगर आप उन खेलों को सीरियसली खेलते हो तो। आपका आपके शरीर को, आपको जो है मतलब वो डर चला जाता है कि मुझे अगर कहीं लगा या खून निकला या कुछ हुआ तो क्या हुआ। एक तरह की वो एक इम्यूनिटी जो है, अगर आप लगातार खेलते रहो ऐसे खेल जहां आपको जमीन पे रगड़ा भी जाएगा, आपको ताना भी जाएगा, खींचा भी जाएगा, तो वो जो डर है इंजरी का वो चला जाता है अगर आप इस तरह के खेल का खेलते रहो तो। नहीं, डर तो थोड़े आप। डर और भी प्रकार के चले जाते हैं। डर और हाँ भी प्रकार के चले जाते हैं जब आप एक संगठन में होते हैं और वो संगठन ताकतवर हो, उसके साथ बहुत सारे लोग और जुड़े हुए हों, और जी फिर जी। आप कुछ भी हम्म करें, आपको उसका अगर संरक्षण मिल रहा हो, हम्म तो ये संरक्षण और ये ताकत होने के
साथ में आपने किस तरह की गतिविधियों में और जो राजनीतिक गतिविधियां हो सकती हैं उसमें कैसे भाग लिया, और वहां क्या आपको फिर देखने को मिला जो शॉकिंग था? नहीं, मेरा ये जो बचपन से मैंने कहा कि जो मेरा ये स्वभाव था कि हर चीज पर जो समझ में नहीं आता है उस पर सवाल उठाना, तो वो संघ में आप जो है शिस्त का पालन करते हुए स्वयंसेवक नहीं है फिर, है ना। तो ये मेरा वहां भी बचपन से रहा। मैं संघ में बहुत लंबे अरसे तक रहा, मैं मतलब जाता रहा, पार्ट लेता रहा, लेकिन संघ ने और उनके गठनायकों ने और मुख्य शिक्षक ने और इन सब ने मुझे वो मेन फ्रेम से बाहर रखा हमेशा। तो मेन फ्रेम में अगर आप आते हैं तो तभी आ सकते हैं जब आप चुपचाप आदेश का पालन करें। खैर, ये होते हुए भी एक थोड़ा अजीब सा लगता है मनीष भाई, कुछ चीजें बताना बड़ा अजीब सा लगता है। इतना मैं कह सकता हूँ कि नहीं, ये मैं ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ और सार्वजनिक रूप से नहीं, इसलिए पूछ मैं रहा समझ हूँ रहा हूँ, क्योंकि मैं आज मैं इतना आप कह जिस सकता हूँ। तरह से इस विचारधारा को क्रिटिसाइज करते हैं, वो जब तक व्यक्ति अंदर से उस चीज को बहुत अच्छे से ना समझा हुआ हो, उसके अंदर का जो पाखंड है और जो ढोंग है, आपने जिस तरह से उसको समझा है, आपके दर्शकों को भी ये बात पहुंचनी चाहिए। जी, कथनी और करनी में फर्क दिखना बहुत मतलब शुरू हो गया अराउंड 88 से वो शुरू हो गया वो दिखना, है ना। फिर हमने कुछ जो पदाधिकारी थे उनके चाल चरित्र और चेहरे में बहुत सारा अंतर देखना शुरू किया, जो काफी बिल्कुल आंखों के सामने था। और जो करता धरता थे पूरे हमारे तहसील के संघ के, उनको उनका चाल चरित्र चेहरा हमने बहुत करीब से अचानक गलती से बाय मिस्टेक या तो बाय फ्लूक हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें आ गई। फिर वहां क्या होता, हाँ आप समझ रहे हैं, सही समझ रहे हैं आप जी, जो भी आप समझ रहे हैं सही समझ रहे हैं। पर क्योंकि अब वो नहीं रहे तो नहीं कहते उसके बारे में नाम लेके बात, ठीक है। तो मुझे मतलब फर्क काफी जो है दिखने लगा कि यार आप शाखा में कुछ और कहते हैं, आप उच्च उच्च विचारों की और सात्विक जीवन से लेके बहुत सारी बातें हो रही है। फिर हमने देखा कि राजकोट नागरिक कोऑपरेटिव बैंक जो संघ के लोगों के लिए ही बनाई गई थी, तो उस बैंक में किस तरह से भर्तियां हो रही है ये देखा गया। फिर हमने देखा मतलब बहुत सारी चीजें हमारे सामने उस छोटे से कस्बे में हो रही थी जिसको हम देख पा रहे थे और बाकी शायद नहीं देख पा रहे थे। तो हमने सवाल कुछ उसमें भी पूछना शुरू किया, तो वो इनको अच्छा नहीं लगा। और मुझे कई बार ये भी कहा गया, मुझे यहां तक कहा गया कि मेरे पिताजी को बुलाकर भी कहा गया जब मैं कॉलेज में था कि ये आपका बेटा जो है वो बिल्कुल इनडिसिप्लिन्ड है, पता नहीं कैसे इतने साल तक संघ में ये स्वयंसेवक के तौर पे काम करता रहा है। और कुछ मैं एक बीजेपी में भी एक पद पे था मैं उस समय, युवा भाजपा में, अभी जिसको बीजेवाईएम कहते हैं, उस समय तो युवा भाजपा था। तो मुझे कहा गया मेरे पिताजी को बुला के कि ये इसके अगर रेड स्याही से हमने अगर यहाँ पे जो है लाइन ड्रॉ कर दी तो आपके बेटे को कहीं भी कोई भी कॉलेज दाखिला नहीं देंगी, तो क्या आपको ये करना है। तो वहां मेरे पिताजी ने ये कहा कि देखिए अब ये वो जाने और आप जाने, वो पढ़ाई करे ना करे, जब कुछ चीजें मेरी भी नहीं मानता है तो आपकी तो कहाँ मानेगा वो। तो खैर वो नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि अगर वो करेंगे तो फिर दूसरे दिन कॉलेज खुलेगी नहीं, कॉलेज पे ताला मारना पड़ेगा उनको। खैर तो वो नहीं कर पाए क्योंकि ये काम थोड़ा हम बचपन में हाई स्कूल में भी कर चुके थे, तो थोड़ा ये सुख्याति थी हमारी थोड़ी कि अगर ये जिद पे आ जाएगा तो और सच है तो फिर ये कुछ थोड़ा तकलीफ दे सकता है। तो वो 90 में बड़ा साफ हो गया जब 89-90 के दौरान में, हाँ, 89-90 के हाँ दौरान में जो सबसे बड़ा आंदोलन आज तक इतिहास का हाँ 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 आरएसएस हाँ और बीजेपी ने हाँ किया है, हाँ उन्होंने कोई हाँ मुद्दे का आंदोलन, कोई जनता के लिए आंदोलन तो नहीं किया, भगवान के लिए किया। नहीं। आपकी क्या भूमिका थी उसमें? नहीं मेरी कोई मैंने भूमिका मैंने मतलब बिल्कुल साफ जो है, आई केप्ट माई सेल्फ डिटेच्ड एंड अवे फ्रॉम दैट मूवमेंट एज फार एज माई कंस्टिट्यूंसी वाज कंसर्न। और शायद उसकी वजह से ये भी हुआ कि बहुत
बहुत सारे और भी जो युवा थे जो मुझसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, वो भी उससे बाहर रहे, दूर रहे। और दूसरा ये हुआ कि वो जो कार सेवा का मामला था, वहां भी मैंने अपना एक स्टैंड बहुत क्लियर किया था कि मैं नहीं जाऊंगा, इसमें हिस्सा नहीं लूंगा और मैं किसी को बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे ऐसा मूलतः क्यों? सवाल थे चार पांच। मैंने कहा, जो कि हमारे उस समय के मुखिया थे, मैंने कहा कि इससे, उस समय मैं सेकंड ईयर ऑफ आर्ट्स में था, मैं आर्ट्स कर रहा था गुजराती साहित्य के साथ। तो सेकंड ईयर में था मैंने उनको पूछा, मेरे सिंपल से सवाल थे। मैंने कहा कि ये मस्जिद गिराने के बाद, मंदिर बनाने के बाद, देश की जो मुख्य मूल समस्याएं हैं, क्या उसका समाधान हम ला पाएंगे? जो तब भी वो थी, आज भी वो है। समस्याओं में, मूलतः समस्याओं में कोई कोई बदलाव नहीं है। जो तब था, आज भी वही है। योगदान नहीं है उसका मतलब। हाँ, तो मैंने कहा उस बात में अगर कोई हम बदलाव ला सकते हैं तो मैं एक नहीं, मैं ईंटों का बोरा भर के जाऊंगा, पर उससे होगा क्या कुछ? तो कहा कि फिर से वही थी कि बात की, यार तुम बड़े ही गैर शिस्त, अशिस्त वाले व्यक्ति हो। मैंने कहा मैं ऐसा ही हूँ। तो उसी बात पर फिर जो है थोड़ा फिर और पंगा क्या हुआ था कि मौका आया जिसमें फिर आपने इस पूरी धारा को छोड़ दिया और दूसरी तरफ आ गए? आप, नहीं मनीष भाई, क्या था मैं आपको बताऊं उसमें कि ये फिर वो दौर ऐसा था। हम मैं काफी, मतलब आई वाज 20, 21, 20, 23 तक मैं रहा, मैं वहां उस कस्बे में। हो क्या गया था कि वो एक कल्ट सा थोड़ा सा हो गया था। और ये था कि अब थोड़ा फिर वो अपने आप की लगता है, एवरीबॉडी इज लेकिन डूइंग, सब लोग कर रहे हैं, हमको भी उसमें शामिल होना है, माहौल का असर होता है, आसपास के सारे लोग, ये आज नहीं, भी दिखता मेरा ये था कि वो कल्ट मेरे आसपास कहीं बिल्ड हो रहा था। ये था युवाओं को लेकर उस कस्बे में पूरे। तो है। अच्छा। पिताजी बड़े परेशान थे उस चीज से। उनको ये था कि अच्छा। तुम यहीं रहोगे, यहीं सड़ोगे, यहीं ये सब नेतागिरी और ये सब करते रहोगे तुम, और है ना, तुम्हारा कोई भविष्य फिर अंधकार में होगा। तो बड़ी जी। हमारी वो थी, और हमने ग्रेजुएशन कर लिया था। हम फिर बीएड करना चाहते थे, एमए करना चाहते थे, फिर हम एक्चुअली प्रोफेसर बनना चाहते थे कि हम पढ़ाई लिखाई का काम करेंगे और थोड़ी ये सब कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह भी हम करते रहेंगे। ये था पूरा। तो फिर खैर वो इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि वो ये है कि भैया वो गली के बाहर जो है 15 लोग राह देख के बैठे हैं कि कब ये भाई साहब निकलेंगे। तो पिताजी आते जाते, पिताजी का स्वभाव बड़ा तेज था, आज भी ऐसा ही है। तो वो उनको बिल्कुल ही ठीक नहीं लगता था। उनको लगता था कि ये किसी और, मतलब ये लड़का अपनी लाइफ बर्बाद बर्बाद कर देगा और शायद वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो काफी वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था हमारा। तो यहाँ से तो मन हमारा उठ चुका था। हम तो 92 के बाद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट निष्क्रिय ही थे इस पूरी सोच के साथ। और फिर 94 में हमारा कुछ एक काफी इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट हुआ पिताजी के साथ। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा बैग बिस्तरा संभालो और तुम निकलो यहाँ से, और जहां जाना है जाओ, लेकिन तुम हम यहाँ पे नहीं रहोगे। तो तो हम भी निकल लिए फिर और अहमदाबाद आए। पता नहीं था कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो हमारी मौसी, सगी मौसी हमारी जो है यहीं रहती हैं, उन्हीं के घर हम सीधे आदम के। और क्योंकि दिन में 8 8 एक घंटा तो हम खेला करते थे भाई, तो हमारा डाइट जो हमारा खाना हाजमा बहुत बड़ा था। हम बहुत जबरदस्त खाते थे। हम कभी पहलवान, हमारा शरीर पहलवान का कभी नहीं रहा, लेकिन स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ताकत और हाजमा हमारा बड़ा बहुत रहा है। तो हम आए हमारे मौसा के यहाँ, तो मौसा जो है हमारी खुराक से परेशान हो गए। ये आदमी, ये लड़का बहुत खाता है। तो खैर, आपके हर हर एक की अपनी अपनी एक जीवन जीने की एक वो होती है ना, वो होती है कि भाई
कितने खर्चे में कितना घर चलाना है, ये सब होता है जब मध्यम वर्गीय लोग होते हैं। तो वहां भी रहे, फिर प्रोफेशन नौकरी जो कर है ली। आपका, क्योंकि आप पिता मेरे का घर छोड़ के आए, अहमदाबाद में आए, यू आर लिविंग विद योर लॉज साथ में किसी के, और ये थोड़ी सी कठिन चीज होती है, एक अर्न करने की एक जरूरत है। आप यंग हैं अभी, भविष्य पूरा सामने पड़ा हुआ है। तो इस समय में, और खास तौर पे गुजरात जैसी जगह पे जहाँ पे लोग धंधा करते हैं, काम करते हैं, नौकरियां भी नहीं करते हैं, आप ये जर्नलिज्म की तरफ किस तरह से इंक्लिनेशन हुआ आपका? नहीं, वो इसलिए मनीष भाई, क्योंकि मैंने कहा ना कि बचपन से जो सिलेबस पाठ्य पुस्तकों में मुझे बहुत रुचि नहीं थी। मुझे साहित्य में बड़ी रुचि थी, और फॉर्चुनेटली कहे मुझे वहां, उसको तो मैं भाग्यवश ही कह सकते हैं, सद्भाग्यवश, मेरे नाना मेरे नाना, मेरी नानी, और ये पूरा जो मेरा नैनिहाल है वो काफी एकेडमिक्स में था, और बड़े स्कॉलर लोग थे वो। किताबें बहुत थी मेरे लिए, मेरे पास पढ़ने के लिए, बचपन से, मतलब घर में ही। मेरे मेरे ग्रैंडफादर भी बहुत ही एक, जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत, मतलब पढ़ाकू थे वो, एक आर्टिस्ट थे, पेंटर थे मेरे ग्रैंडफादर, लेकिन किताबें उनके पास भी बहुत थी। तो वो एक किताबों का मुझे वो शायद विरासत में मुझे मिला। तो पढ़ाई मेरी बचपन से जो भी मिले, मतलब मैं पढ़ने लगता था। अगर मैं खेल नहीं रहा हूं तो मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन वो किताबें पाठ्य पुस्तक नहीं हुआ करते थे, कुछ और हुआ। तो भाषा के प्रति पहले से जो है एक रुचि अंदर से रही, साहित्य के प्रति बहुत रुचि रही। तो और मैं जहां रहता था वहां से बिल्कुल बिल्कुल सामने एक सरकार की बड़ी अद्भुत रचना थी, जो अभी खत्म है, उस समय गुजरात गवर्नमेंट की थी। वो एक लेबर वेलफेयर सेंटर था, और वहां की लाइब्रेरी में 5,000 किताबें थी, और हर 3 साल में किताबें जो है वो बदली जाती थी। रोटेट। हाँ, हर 3 साल में रोटेट होती थी, और आप वो मेंबर से भी पूछते थे कि आपको कौन सी किताबें नहीं चाहिए, वो आपसे मांगते थे, आप अपनी सूची दे दो। तो जब भी किताबें बदलने का वक्त होता था, उस तरह की किताबें वो मंगवा लो। सरकारी योजना थी पूरी। वो वहाँ खेलकूद भी थी, वहाँ टेबल टेनिस का बहुत बढ़िया एक टेबल हुआ करता था, अच्छी हेलोजन लाइट के साथ, विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रैकेट्स एंड एवरीथिंग। कैरम के 4-5 टेबल, चेस, वॉलीबॉल, भाई साहब बैडमिंटन, हर चीज, और सालाना 1 रुपया फी। तो ये क्या ये सरकार की। आज की डेट में इस तरह की नहीं, है? नहीं है, नहीं है, खत्म हो गया। मुझे कई बार कोई बच्चों के लोग कहते हाथ हैं ना में कि यार, व्हाट्सएप आ हाँ, गया है, इसके अलावे उन्हें और किसी चीज की जरूरत होगी नहीं, ऐसा हाँ, शायद सोचा मतलब है। और वैसे भी उस तरीके की किताबें और उस तरीके की फैसिलिटीज आपके जैसे लोग नहीं, पैदा वहां करती हैं। मनीष भाई उतना यस ही मैन नहीं, ने। वहां दुनिया भर के मैगजीन्स भी आते थे, चाहे वो वीकली हो, फोर्टनाइटली हो, मंथली हो, या तो 3 महीने में एक बार आने वाले हो। वो सब तरह के मैगजीन्स आते थे। मैंने चंदा मामा इतना पढ़ा है, मैंने अपना चंपक पढ़ा, मैंने, मतलब जो भी बाल साहित्य वो भी आते थे। मतलब उसके बाद फिर जैसे रुचि बड़े होते गए, बढ़ती गई, तो मैंने मैंने वहां फॉरेन के मैगजीन्स पढ़े हैं, जो अंग्रेजी उस समय में पढ़ नहीं सकता था, लेकिन मैंने देखे हैं उनको। अखबार, हर किस्म के तो अखबार उसके आते थे। बाद जर्नलिज्म में कैसे एंट्री कैसे हुई आपकी जर्नलिज्म में? ये सब शौक मेरा पहले से था, तो जनरल नॉलेज को बढ़ाना, करंट अफेयर्स को समझना, है ना, मतलब आपके आसपास जीवन में, आपके आसपास, आपके प्रदेश में, देश में और दुनिया में क्या हो रहा है, उसको लेकर आप, जब आप इतना, आपका एक जिसे कहते हैं ना कि भाई, एक तरह से शौक हो आपका समझ। जानना समझना, और तो वो उससे क्या होता है कि आपका विजन थोड़ा ब्रॉड होता है, और मामले में, और आप समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। तो पढ़ना लिखना और इस तरह की बातचीत करना, तो कोई जर्नलिज्म का कोई ऐसा वो नहीं था जब 93 94 में कि भाई मैं जाके पत्रकार बनूंगा, ऐसा कुछ था नहीं विजन। बनना था प्रोफेसर या तो फिर आईपीएस। खैर, दोनों में से कुछ नहीं हुआ, अलग बात है। लेकिन तो अहमदाबाद भेज दिया गया, तो अहमदाबाद की फिर अपनी स्ट्रगल है। उस स्ट्रगल के चलते चलते मैं अहमदाबाद से मुंबई पहुंचा कहीं ना कहीं। फिर मुंबई में एक और घटना हुई, फिर लंबा बहुत हो जाएगा, और आइए तो फिर वो जीवन कथनी वाला मामला हो जाएगा गुरु। पर कुल मिला के 98 में एक ऐसी घटना हुई, 94 से 98 तक मैंने सेल्स की है।
मैं हार्डकोर सेल्स किया, मैंने जाके चीजें बेची हैं लोगों को, ठीक है। मैंने घर घर जाके, ऑफिस जाके, दफ्तर जाके चीजों को बेचा है। इसके बाद फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन और डीलर नेटवर्क में कुछ कंपनियों में आया, तो वहां एज ए सेल्स ऑफिसर से लेके रीजनल सेल्स मैनेजर तक मैंने काम किया, ये 4 सालों में, 94 से 98 तक। और 98 में मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटना हुई जहां पे मुझे ये था कि भाई ऐसी जॉब करनी थी जो मुझे अहमदाबाद में रहने का मौका दे, मतलब मेरी टूरिंग कम हो जाए। और मैं चाहता भी था, उस दौरान ये एक डेवलप हो चुका था कि मुझे ये अच्छा लगता है, पत्रकारिता अच्छी लगती है। तो नौकरी हमने ढूंढने की कोशिश की थी 98 में, और हमको ये कहा गया कि भाई तुम तो सेल्स में हो, तुम्हारी तो इतनी अच्छी तनख्वाह है। और उस समय पत्रकारिता में पैसे नहीं मिलते थे, तनख्वाह में ज्यादा पैसे नहीं होते थे कुछ। तो बहुत सारे डाउट्स हम पर खड़े किए गए कि भाई तुमको क्यों, तुम तो इतना अच्छा, तुम तो मैनेजर हो, सेल्स मैनेजर हो, तुम्हारी इतनी अच्छी तनख्वाह है। अब वो कुछ निजी बातें थी जिसको लेकर मैं ये फैसला ले रहा था, तो उससे मुझे किसी को बताना नहीं था। तो खैर, मुझे एक संपादक ने हिंदी अखबार में, मेरी सबसे पहली नौकरी हिंदी अखबार में, ये चौपाल नाम है उसका, शायद अभी भी चलता है वो अखबार। तो योगेश शर्मा जी थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुमको तनख्वाह नहीं दूंगा, लेकिन तुमको काम करने का मौका दूंगा। तो वहां से हमारी शुरुआत हुई 98 में चौपाल से। और तनख्वाह नहीं मिली हमको, लेकिन तब तक हम 4 साल में ठीक ठाक कमाए थे, तो चल रहा था मामला। फिर 500, 600, 500 रुपए मिलना शुरू हुआ। फिर ऐसे ही फिर वहां से शुरू हो गया 98 से पूरा मामला। तो सवाल पूछते पूछते यहाँ पहुंचा हूँ, बस यही काम है और कुछ नहीं। तो आप पहले प्रिंट में थे, और प्रिंट के बाद में फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफी बाद में हाँ आए। प्रिंट में हाँ। कौन कौन से संस्थानों के साथ आपने काम किया? प्रिंट में ये देखिए ना, ये चौपाल अखबार, फिर एक न्यूज एजेंसी थी, SS ट्रिपल एस करके एक न्यूज एजेंसी थी, उसमें फिर भास्कर, दिव्य भास्कर। भास्कर में मेरा महत्तम समय गया, मेरे करियर का महत्तम समय भास्कर में गया है। भास्कर में कुल मिला के मेरे, अगर मिलजुल के गिनाऊं तो 11 साल मेरे जर्नलिज्म के भास्कर में है, फर्स्ट और सेकंड इनिंग को जोड़ के। अच्छा। और मिड डे अखबारों में ये इतने मिड डे, फिर उसके बाद और साथ में चैनल्स में ETV शुरुआती दौर में, और फिर इंडिया टीवी, है ना। और फिर एक मजे की बात यह है कि जैसे जैसे मोदी जी का करियर ग्राफ गुजरात में बढ़ता चला गया, वैसे वैसे आप जर्नलिज्म में ज्यादा गहरे उतरते चले गए। हाँ, तो हाँ, ये बिल्कुल ये वास्तविकता है। हाँ 2002 से 12-14 के बीच, इस पीरियड में आपके लिए इंटरेस्टिंग कुछ रिपोर्ट्स, कुछ ऐसी खबरों के बारे में जिसको आप लिखने में आपको मजा आया, या न लिख पाए और आपके ऊपर बाधा आई करने के लिए, ये थोड़ा हम जानना चाहेंगे। मैं बताऊं आपको, हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है पूरा मामला। मैंने 2005 के दिसंबर में मैंने बहुत ही, मतलब मैं इतना थक गया था 2005 के दिसंबर तक, मैंने जर्नलिज्म छोड़ दिया था मनीष भाई। क्योंकि इंडिया टीवी में मुझे ये कहा गया था कि आपको मोदी जी के साथ ही रहना है, जो भी करे, वो सरकारी कार्यक्रम हो या कोई पार्टी का कार्यक्रम हो या निजी कोई कार्यक्रम में वो शरीक हो रहे हो, लेकिन आपको तो उन्हीं के साथ रहना है। तो मैं वो 3-4 महीने में बहुत थक गया, तो मैंने छोड़ दिया। और मैं 2006 जनवरी से लेके मई 2009 तक मैंने अलग अलग काम किए। मैंने पब्लिक रिलेशन की कंपनी एक दोस्तों के साथ मिलकर बनाई, वो किया। मैंने अदानी के कॉर्पोरेट कॉम में, मुंद्रा में एज ए मैनेजर काम किया। मैंने रेडियो चलाया। क्या बात है, मैंने, ये हाँ, बात मैंने मुझे नहीं बिग मालूम। FM जो है, हाँ हाँ हाँ, मैं मैंने कहा PR ही करना है तो फिर ऑफिशियली करो ना, ये जर्नलिज्म करते करते PR, ये दोनों साथ में नहीं होता है ना। बिल्कुल अगर सही, PR बिल्कुल करना है सही। तो जो फिर करना है खुल आप के करो। खुल के करो। तो वो 6 महीने में छोड़ दिया था मैंने। 6 महीने में
इंडिया टीवी छोड़ के पहले ही गया था मैं मुंद्रा पोर्ट में। वो 6 महीने में 3 बार रिजाइन किया और फिर वापस आ गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने, दोस्तों ने मिलकर हमारी कुछ एक कंपनी बनाई पीआर ब्रांडिंग की। खैर वो साथ में कुछ महीनों बाद बिग एफएम जो ओपन हो रहा था यहाँ पे बड़ौदा का, प्रोग्रामिंग हेड के तौर पे मैंने काम किया कुछ समय के लिए। फिर मैं एक मल्टीनेशनल एक पीआर एंड ब्रांडिंग कंपनी है एमएसएल का मैं एवीपी रहा कुछ 1.25 साल 1.5 साल तक, और ब्रांडिंग कंसल्टेंट रहा मैं। बहुत सारी कंपनीज को ब्रांडिंग को लेकर जो है सेवाएं दी, कंसल्टेशन दिया। तो 2006 जनवरी से लेके 2009 मई तक 3.5 साल मैंने ये सब काम किए। मैं इसलिए दूर हो गया था कि वो जिसका अनुभव मैंने कर लिया 2005 में कि यहां आपको सिर्फ मोदी 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 करना है और कुछ करना नहीं है, बाकी सब वही कर रहे थे उस समय। तो मैंने कहा ये हमसे नहीं होगा। तो इस पूरे पीरियड में कुछ ऐसे स्टोरीज के बारे में बताइए, कुछ ऐसे खबरों के बारे में बताइए जिसको करने में आपको बहुत मजा आया, संतुष्टि मिली, हाँ हाँ अच्छा बिल्कुल। लगा कि हमने हाँ, हमने जर्नलिज्म का जो हाँ एक मोटिव होता है वहां मैंने उसको पूरा किया। हाँ। और 2000 मैं ये भी बता दूं, 2009 मई महीने से मैं अगेन फिर से मैं फील्ड में आ गया। और मेरा जो 2009 से जो कार्यकाल शुरू हुआ ना, वो और इंटरेस्टिंग था। वहां बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी है कि क्योंकि 5 तक मैंने जो स्टोरीज की उसमें मेरे पास बीट्स थे और मुझे बीट वाइज काम करना था। और स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज हमने कुछ मैं कर पाया था, लेकिन इंडिया टीवी में तो चलने की कोई जगह थी नहीं। और भास्कर में जब मैं 2 साल रहा शुरुआत में, तो भास्कर में हाँ, वो जो 2003 से इंडिया टीवी तक वाला मामला, बांस वाला, तो तब तक भास्कर में मैं कुछ अच्छा काम कर पाया। तो भास्कर में हमारी जो खबरें रही वो इनकाउंटर शुरू हो चुके थे, तो उसके इर्द गिर्द हमारी स्टोरीज काफी जो है, हमने कुछ 3 बड़ी स्टोरी वहां पे की थी हमने भास्कर में। उस समय तो मैं जूनियर था, हमारे बहुत बड़े सीनियर लोग काम करते थे, लेकिन मौका मिला करने का। पर 2009 से जो हम सीएनबी में जुड़े, राहुल देव साहब थे हमारे चैनल हेड, और पंकज जी थे। पंकज जी नहीं रहे अभी, लेकिन बड़े बड़े मजेदार और बड़े प्यारे इंसान थे पंकज शुक्ला जी। वो हमारे इनपुट हेड थे। वो दौर जो है ना, वो बड़ा, वहां मैंने वो पोल खोली कि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में जो एक्यूज है, जिसको एक्यूज बनाया गया अजय परमार, वो अजय परमार का निवेदन हमने जो है कहीं से निकाला। हमने पहले आईओ जो वीएल सोलंकी साहब थे, उनके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो हमने कहीं से निकाली ढूंढ के, और उस बिना पर जो है अब स्टोरी हमने की कि कैसे ये एनकाउंटर है फर्जी। और उसके बाद नया ट्विस्ट आया, क्योंकि एसआईटी वगैरह चल ही रहा था उस समय पूरा। उस स्टोरी के चलते एक ट्विस्ट आया, और जो एक्यूज था परमार, उसको साक्षी बना दिया गया। और ये 4-5-6 लोग जो हैं वो जेल में गए कुछ सालों के लिए। और ये, हाँ, ये पूरे देश में उसको फॉलो किया गया था उस स्टोरी को। सभी अखबारों ने, बड़े अखबारों ने भी इसको फॉलो किया था, एजेंसीज ने फॉलो किया था, सबने किया था उस स्टोरीज को फॉलो। फिर ऐसी एक खबर थी, गुजरात में एक जहरीली शराब पीने से अहमदाबाद में 142 के आसपास लोगों की जान चली गई। तो गृह मंत्री हमारे अमित शाह साहब थे उस समय, विधानसभा का सत्र चल रहा था। तो उन्होंने कुछ इस घटना के 3-4 दिन के बाद विधानसभा में ही प्रेस को संबोधित किया और कहा कि हमने 1000-1200 बूटलेगर को पकड़ लिया है और अब एक शराब की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। तो हमने हाथ खड़ा किया, हमने कहा एक सवाल है। तो बोले हाँ, तुमको तो पूछना ही होगा। मैंने कहा हाँ, पूछना है मुझे। तो बोले क्या? मैंने कहा आप एक तो कबूल करते हैं कि अब तक 1200 लोग तो धड़ल्ले से शराब बेच रहे थे, ये प्रोहिबिशन होते हुए भी, तो ये तो आपने कबूल कर लिया ना, इसको मान लिया जाए। तो थोड़े गुस्से हो गए। मैंने कहा ये बताओ कि बूंद नहीं मिलेगी तो कौन सी नहीं मिलेगी, देशी की नहीं मिलेगी या विदेशी की नहीं मिलेगी?
तो बोले तो वो बोले कि किसी की भी एक बूंद नहीं मिलेगी, तुम ढूंढ के दिखाओ। गुस्सा हो गए। हमने कहा ठीक है। तो हमने फिर पूरा एक शराब का गोडाउन जो है शूट किया, और देशी दारू का भट्ठा जो चल रहा था अच्छा। वो भी शूट किया, और उसके इंटरव्यू भी किए। उसमें हम्म। बोला भी कि कितना कितना हफ्ता कहाँ कहाँ कौन से पुलिस स्टेशन को जाता है ये पूरा। और हाँ तो हमने चलाया, फिर हमारे चैनल पे राहुल सर ने चलाया उसको दबा के। तो ये तो सब फिर आप करते रहे गुजरात में, हम्म मतलब कहते हैं मगरमच्छ में क्या पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर करना, और उससे ज्यादा हम्म खतरनाक है गुजरात में रह करके ये दोनों महानुभावों से किसी तरह का बैर लेना। तो हम्म धमकियां या किसी तरह की और थ्रेट या नुकसान, लालच रोकने की कोशिश की गई होंगी, क्या क्या आपके साथ अनुभव रहे? मैं मनीष भाई नहीं, धमकियां ऐसे तो मैं बताऊं ऑनेस्टली, ऐसी कोई धमकियां तो मुझे किसी ने नहीं दी है। जो नहीं हुआ है तो मैं क्यों कहूं कि हुआ है ना। और इस जर्नी को खाम खा ग्लोरीफाई करने की जरूरत है कुछ, ठीक है, नहीं, आई एम जो जस्ट चल रही है। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पिछले 20 हाँ, सालों में उस दौर में वहां पे एक नहीं धमकियां जर्नलिस्ट नहीं, की धमकियां लाइफ किसी किस ने तरह नहीं से दी है गुजरी? मुझे। धमकियां हम्म। नहीं दी है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं आपको कि मेरी कुछ कुछ ऐसे ऐसा हुआ है कि कुछ कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, या तो मेरी नौकरी एक तरह से विवश किया गया मुझे कि मैं छोड़ दूं। ये हुआ है मेरे साथ। हाउस आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था? हाँ हाँ। तो मतलब कोई धमकियां तो नहीं मिली मुझे। हाँ, मुझे एक बार ये कह दिया गया था 2014 में 4 जून को, तत्कालीन हमारे स्टेट एडिटर थे, उन्होंने मुझे कहा कि मयूर जानी ऐसा है कि अब आपकी स्टोरीज में ये 3 नाम नहीं होने चाहिए। मैंने कहा कौन से? बोले ना तो मोदी साहब का नाम, ना अमित शाह साहब का नाम, और ना आनंदीबेन पटेल का नाम। मैंने कहा सर अब मेरी तो खबरें इन्हीं के कारनामों के ऊपर होती है, तो मैं क्या करूं? तो बोले नहीं, ये मैनेजमेंट का आदेश है। मैंने कहा लिखित में है कुछ? बोले लिखित में ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको बस समझना है। तो 2014 4 जून से लेके 28 जुलाई 2015 तक का जो मेरा एक सवा साल का जो दौर रहा, वो ऐसा था कि मुझे कह दिया गया था कि आप वैसे ना हो तो चलेगा, आपकी आपकी प्रेजेंस हम लोग लगा लेंगे। मेरे से हर चीज छीन ली गई थी, हर काम छीन लिया गया था। और उम्मीद ये थी मुझसे कि यार ये आदमी जो है वो ये सब सहन तो करता नहीं, तो अपने आप छोड़ के चला जाएगा। और उस दौरान मैं इतनी बार अलग अलग ऐसे ही संस्थानों को छोड़ चुका था, तो इस बार मैंने कुछ नया सोचा। मैंने कहा इस बार इसको इसको टॉलरेट, इसको सहन करते हैं, देखते हैं कितना सहन करना पड़ता है। तो इस बार मैंने छोड़ा नहीं। तो वो सब जिल्लतें और ये सब चीजों का भोग बना मैं, और टिका रहा फिर भी। तो फिर एक सवा साल के बाद फिर चीजें और अलग तरह से बदली, तो फिर बाकी के फिर जो जो करियर रहा वो शानदार रहा। ये सब हुआ है, ये सब हुआ है मेरे साथ। धमकियां कोई दी गई हो ऐसा कुछ नहीं हुआ मोदी जी के साथ आपका एक फेमस शॉट है जिसमें आप बस पर खड़े है। होकर के उसके पायदान पे खड़े होकर के एंड यू आर आस्किंग क्वेश्चंस और वो आंसर करे, वो क्या था थोड़ा हमें बताइए? अरे वो ये था, वो घटना क्या यही थी? और था। इस हाँ, वो तरह की और 2000 कुछ एग्जांपल्स हो तो हमें बताइए आपके डायरेक्ट कंफर्मेशन के। 2012 में विधानसभा चुनाव गुजरात के आ रहे थे। उससे पहले मेरे ख्याल से विवेकानंद जी का कुछ वो शताब्दी वर्ष था, मतलब 150वां साल था या ऐसा कुछ था। एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ था, कोई विवेकानंद जी से जुड़ा कुछ था। और उन्होंने सोचा कि हम इसका लाभ उठाएंगे, फायदा उठाएंगे, और हम निकल पड़ेंगे युवा शक्ति विकास यात्रा। अब इस बात का कोई मतलब नहीं, इस नाम का कोई मतलब नहीं है, इससे युवाओं का कोई कुछ होना भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम उस समय न्यूज एक्सप्रेस नाम की एक अच्छी चैनल हुआ करती थी, और मुकेश कुमार जी उनके संपादक होते थे। और वो चैनल उस समय सिर्फ ऐसी एकमात्र चैनल थी जो सिर्फ पॉलिटिकल खबरें चलाती थी, और कुछ नहीं, पूरे देश में। और बड़ा उसमें भी बड़ा अच्छा अनुभव रहा काम करने का।
पर वो क्योंकि उसके मालिक चीट फंड वाले थे, तो चीट फंड वाले तो पर आप जानते हैं कि उनको कोई भी दबा सकता है। तो हमारी जो चैनल चल रही थी वो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल थी और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे हम लोग, तो उनको कहीं कुछ उनके पांव के तले से जमीन को खींचा गया, तो मुकेश जी को जाना पड़ा। ये वो दौर था, ये जो इंटरव्यू आप देख रहे हैं वो उस समय खंड का है कि मुकेश जी को छोड़ना पड़ा और उसकी जगह ये जो TV9 भारतवर्ष में जो अभी ये आदमी है ना, निशांत चतुर्वेदी, उसका वहां पे आगमन हुआ उस संपादक की पोस्ट पे। और एक बड़ा एक बिका हुआ एक आदमी था, कोई कोई उसका नाम ही भूल गया मैं, वो तो पत्रकार था भी नहीं और आज भी कहीं नहीं है, लेकिन उसी दौर में वो कुछ समय के लिए आया था, वो एक नंबर का दलाल आदमी था, उसका नाम सही में याद नहीं, प्रसून समथिंग था, प्रसून था कुछ। वो दो लोगों ने जो है ये सेठ को कुछ पता नहीं क्या वो गुलाब जामुन खिलाए, तो निशांत चतुर्वेदी का आगमन हो चुका था और निशांत चतुर्वेदी जो है वो मोदी भक्त लोगों की फौज तैयार करना शुरू कर दिया उसने। और उसी समय ये यात्रा निकल रही थी और उस यात्रा में हमको मोदी साहब का इंटरव्यू करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो और हमारा नाम भी उस लिस्ट में नहीं था, जिनको वो इंटरव्यू दे रहे थे बस में बैठ के, उसमें हमारा नाम नहीं था और हमको जाना भी नहीं था। ये निशांत चतुर्वेदी से हमारी बहस हो गई और उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राज्य का मुख्यमंत्री हमसे इतनी नफरत करता हो कि हमको इंटरव्यू न दे। मैंने कहा नफरत इसलिए करता है क्योंकि उसको सच सुनना अच्छा नहीं लगता है, और मेरा काम यह है कि मैं जो है वो बताऊं। और क्योंकि न्यूज एक्सप्रेस के काम जो कार्यखंड में भी मैंने कुछ ऐसी खबरें की थी जो बड़ी बड़ी मजेदार खबरें थी। खेल महाकुंभ को लेकर जो घोटाला हो रहा था, स्कैम हो रहा था, उसको मैंने निकाला था। सामाजिक समरसता को लेकर जो दंभ जो चल रहा था, उन्होंने किताब भी लिखी थी, उसकी मैं 52 गांव में, गुजरात के 52 गांव में मैं अलग अलग नॉर्थ साउथ सौराष्ट्र मध्य गुजरात मिला के 52 विलेजेस में मैं गया था और वहां दलितों की क्या स्थिति, उस पर मैंने ऑलमोस्ट एक, मेरे ख्याल से अगर रॉ फुटेज तो उसके 5 घंटे 6 घंटे के होंगे शूट के, उसमें से हमने कुछ 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो बड़ी चली थी, तो वो बड़ा तकलीफ दे था। मतलब ऐसी बहुत सारी खबरें वहां भी हमने की थी। तो मैंने कहा यार नहीं देगा हमको इंटरव्यू और हमको लेना भी नहीं है, तो बोले नहीं मैं चैनल का हेड हूं। तो मैंने कहा ये बताना नहीं पड़ता है, वो तो समझ में आना चाहिए, तुम लगते नहीं हो चैनल के हेड मुझे। तो बोले नहीं मैं चैनल का हेड हूं, मुझे चाहिए इंटरव्यू। मैंने कहा ठीक है बेटा, करके देते हैं इंटरव्यू। तो रात को हमने ये बहस गर्मा गर्मी हुई हमारी, और रात को मैंने 10:30 11 बजे फिर भरत पंड्या करके जो इनके खासम खास है मोदी जी के, ऐसे एक निजी तौर पे भले इंसान है, जो उनका पूरा ये कारभार देखते थे, कार्यभार, उनको रात को 10:30 बजे फोन किया। मैंने कहा भाई पंड्या जी कहाँ पहुंचे आपकी सवारी? तो बोले हम तो भावनगर पालीताना पहुंच रहे हैं, अभी पहुंचेंगे और फिर कल पालीताना से फिर हम बाबरा ढसा और अमरेली जिले की ओर चले जाएंगे। तो मैंने कहा देखो मैं अभी 11:30 बजे रात को निकल रहा हूं मेरी टीम के साथ, सुबह 6:30 बजे मैं पहुंच जाऊंगा पालीताना, मुझे कल के दिन में नरेंद्र भाई का इंटरव्यू चाहिए। अरे पर बोले आपका तो जानते हैं आपका तो नाम ही नहीं है। मैंने कहा तो डाल दो नाम अंदर और नरेंद्र भाई को बोलो कि मुझे इंटरव्यू चाहिए, मैं आ रहा हूं और मैं निकल रहा हूं, तो मैं रुकने वाला हूं नहीं। तो खैर आधे घंटे में फोन आया उनका कि ठीक है सर ने कहा कि आप आ जाइए। मैं तो निकल चुका हूं, तो मैं निकल चुका था, तो पूरी रात जर्नी करके हम पहुंचे पालीताना। सुबह फ्रेश हुए और फिर दोपहर के आसपास हमारी बारी आई, तो हम बस में बैठे, हमारा कैमरामैन खड़ा था सामने और हम उनके साथ बातचीत करना शुरू किए। तो मेरे मन में उस समय एक ही बात थी, क्योंकि और मुझे कोई किसी चीज में रुचि नहीं थी। मुझे पता चल रहा था कि नितिन गडकरी का पत्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे साफ करने की साजिश चल रही है। उस समय ये पूर्ति वाला मामला बाहर नहीं आया था, लेकिन उससे पहले का इंटरव्यू हुई। हाँ, लेकिन जो अंदर चल रहा था पर्दे के पीछे वो मुझे पता था, और मुझे ये भी पता था कि अडवाणी साहब का पत्ता तो कट हुआ ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे तो उनसे एक ही सवाल पूछना था, जो मैंने सवालों के बीच में ये सवाल पूछा कि भाई अब ये तो ठीक है 12 का चुनाव तो अभी होगा, लेकिन 1.5 साल के बाद 2014 का चुनाव है, तो आपके समर्थक चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, तो आपके समर्थकों को, प्रशंसकों को आप क्या कहना चाहेंगे? एक ही सवाल था, यही इसी के लिए मैं गया था, मुझे और कुछ नहीं पूछना था। अगर हाँ भी कहते तब भी बात थी, ना भी कहते तब भी बात थी, क्योंकि पॉलिटिकल सिनारियो जो उस समय देश का था,
जो कि गुजरात से चल रहा था पूरा पॉलिटिक्स उस समय, बीजेपी का भी। और मैं आपको बता दूं, यूपीए सरकार में गृह मंत्रालय भी मोदी साहब और अमित शाह साहब ने चलाया है। इस पर भी मैंने बहुत सारी स्टोरीज की है, ठीक है। तो गुजरात ऑलरेडी सेंटर बन चुका था बहुत सारी चीजों का। तो मुझे इनसे ये समझना था कि क्या इसमें वो हाँ कहते हैं या ना कहते हैं, और उनको पता था कि इसका वो जवाब दे नहीं सकते, तो चुप रहे। और चुप रहे, और जैसे ये हम बात कर रहे हैं तो हमारी यहां तक की फ्रेम बन रही है ना, आपकी हो हमारी यहां तक की फ्रेम है, मिड फ्रेम है ये, ठीक है। तो इनको पता है कि कैमरे के नीचे ये मिड फ्रेम बनी है, तो नीचे से उन्होंने ऐसे यूं करके इशारा किया कि ये सवाल मत पूछो। तो हम तो ढीठ आदमी है, तो हमने कहा, हमने थोड़ा पलट के पूछ लिया, बदल के थोड़ा पूछ लिया। तो और चेहरा उनका सख्त हो गया, आंखें थोड़ी ऐसे ही हो गई, अगर देखो तो आपको पता चलेगा। तो खैर फिर हमने कहा 2 बार पूछ लिया, अब इसके तीसरी बार पूछेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर आगे चले गए, तो वो वाला, और इंटरव्यू समाप्त हो गया। 10वीं मिनट में मुझे निशांत चतुर्वेदी का फोन आता है कि अरे तुमने क्या क्या सवाल पूछे हैं। मैंने कहा मैं भेज रहा हूं तुमको, मैं देख लो। ये इंटरव्यू नहीं चला, तो चला नहीं चैनल पे। अच्छा, चैनल ने नहीं चलाया फिर। तो ये 2012 से 14 के बाद में आगे आज 2024 तक आप प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक की तरफ आए, अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। और एक चीज जो मैं आपके लिए आपसे बड़ा जो रिगार्ड करता हूँ, एक हैरी पॉटर की एक नॉवेल थी, और उसमें डंबलडोर कहीं कहता है कि दुश्मनों से लड़ने के लिए तो हिम्मत चाहिए, लेकिन अगर दोस्त गलत कर रहा है और उसे रोकना हो तो उसके लिए कहीं ज्यादा हिम्मत चाहिए। जी हाल में आपने बिल्कुल सही बात। चैनल जो पीएम जो था उसे भी छोड़ा, एक लंबे समय और एक अच्छे पार्टनरशिप के बाद में भी, और जी, आप फिर अपने इस चैनल के ऊपर आए। तो इसको जोड़ते हुए आपके लास्ट जो 10 साल का की जर्नी रही है, इसको थोड़ा संक्षेप में बताएं। नहीं, जर्नी बड़ी अच्छी रही। 14 से 24 तक की या तो 25 तक की जर्नी के, तो उसमें उसमें भी काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, लेकिन मजेदार रहा पूरा। 14 के बाद का मेरा जो करियर है वो आउट एंड आउट, वो प्रिंट में बिल्कुल एकदम वो रहा। मैंने कहा बीच में 1 सवा साल ये भी हुआ कि मुझसे कोई काम नहीं लिया गया, मुझे काफी अपमानित भी किया ये सब भी हुआ। 2014 4 जून से लेके 1 सवा साल पकड़ लीजिए आप, तब तक मेरा ये हाल रहा। और उससे पहले 1 साल जो था उसमें मैं भास्कर का ऑल इंडिया स्टार परफॉर्मर था, 13 से 14। आशाराम को लेकर जो स्टोरियां मैंने की है वो उसमें मतलब बहुत इनाम भी मिले, तारीफ भी हुई, और बहुत सारी खबरें मैंने की है। तो अप्रिशिएट 1 साल में हुआ, दूसरे साल में धड़ाम से गिरा। फिर से जो है 15 से एक ग्राफ शुरू हुआ बढ़ना, क्योंकि काम के अलावा कुछ आता नहीं मनीष भाई, और जनून और जिद है कि काम करना है, तो मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं करता। मेरे संपादक को कैसा लगेगा, मुझे अप्रिशिएट करेगा या नहीं करेगा, इस सोच से मैंने कोई काम आज तक नहीं किया। मैं काम करता हूं अपने लिए, मैं बहुत ऑनेस्टली आपसे बात कर रहा हूं। मुझे अगर संतोष थोड़ा बहुत मिल जाए मेरे काम से, तो मेरे लिए बस वही अपना भोजन है कि जिससे हमारा पोषण होता है। मेरा पालन पोषण मेरे काम के द्वारा मिलने वाले सेटिस्फेक्शन से होता है। और इसमें यह बात भी सच है कि परिवार ने बहुत भुगता मेरे हिसाब से। मेरे बीवी बच्चों ने बहुत, मतलब मेरी प्रेजेंस नहीं रही है। मैं एक तरह से इस सांसारिक जीवन में रहते हुए भी सांसारिक में बहुत रहा नहीं हूं, ये भी वास्तविकता है। खैर, पर अब हर चीज के अपने अपने कुछ वो होते हैं कि कुछ खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो ये 10 साल में ये रहा, और मैं बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला भास्कर में। बड़ी बड़ी अच्छी, और जिसे कहा ना कि मतलब मन को सुकून मिले, ऐसी स्टोरीज और ऐसी खबरों को करने का मौका मिला। फिर तो पदोन्नति भी हुई, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाल दिया गया। मैं पॉलिटिकल न्यूज एडिटर था भास्कर का। फिर एडिशन कोई जो है वो संभालने वाली भी जो है वो ट्रेनिंग मिलने वाली थी। मैनेजमेंट से बड़ा अच्छा राब्ता था। और सुधीर जी, जो भाई साहब सब कहते हैं उनको, सुधीर अग्रवाल साहब, उनसे
उनका एक स्नेह भी था मेरे पे, और मैं शायद एकमात्र ऐसा, शायद जहां तक मेरी जानकारी में एकमात्र पत्रकार ऐसा हूं भास्कर के इतिहास में जिसने दोनों इनिंग्स में जब नौकरी छोड़ने की बात की तो उसको जबरदस्ती रोका गया हो। और मैं कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा था, मुझे सही में कहीं अपना ही करने के लिए जाना था दोनों बार, और दूसरी बार तो स्वयं सुधीर जी ने आके मुझे रोका था। और तो बड़ा एक जैसी, मतलब जितनी बेइज्जती हुई थी उससे ज्यादा इज्जत भी वहीं मिली, ये भी वास्तविकता है। और उसी दौरान जो है, मतलब मिड डे नाम का अखबार है मुंबई में, बड़ा अखबार है, जागरण ग्रुप का है ये, तो वहां से एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आई कि भाई आप संपादक के तौर पर आना चाहेंगे क्या। तो मुझे लगा कि यार ये गुजरात में काफी हर चीज जो है वो केक वॉक हो चुकी है, मुंबई शायद एक नया नया टर्फ है, तो वहां थोड़ा और चैलेंजेस मिलेंगे, तो वहां चले गए। इस वहां भी अच्छा ही हुआ कामकाज। एक साल में 13% की रीडरशिप में वृद्धि कर पाए, पर उसके बाद फिर 1.5 साल हुआ और कोरोना आ गया, तो कोरोना ने हर चीज जो है वो खत्म कर दी। मुंबई पूरा बंद हो गया भाई साहब, अखबार से लेके हर, मतलब लोकल ट्रेन बंद, मतलब मुंबई बंद, बात खत्म। और मुंबई मिरर जैसे अखबार को बंद, टाइम्स ग्रुप को बंद करना पड़ा, कॉस्ट कटिंग से लेके बहुत सारी चीजें हुई। उसी के चलते हम वापस गुजरात आए। फिर 2 साल तक हमको ढंग से कोई काम नहीं मिला, हम घर पे बैठे रहे, ऋण बढ़ाते रहे, क्रेडिट कार्ड घिसते रहे, ये सब होता ठीक है। तो हाँ, 20 अक्टूबर से लेके हाँ 2020 अक्टूबर से 2022 अक्टूबर तक हमारे पास कोई ढंग का काम नहीं था, तो थोड़ा बहुत कहीं उधर कुछ कर लिया, थोड़ा कहीं किसी को कंसल्टेशन दे दिया, कहीं कुछ लिख लिया, यही था। और वो साल जो था उसमें जीवन में आमूल परिवर्तन भी आया, बहुत सारे झटके लगे। जब 20 की बात कर रहा हूं मैं, 20-21 की बात कर रहा हूं, तो जीरो जीरो से फिर से स्टार्ट करना था पूरा। ये था कि हम, मैं ज्यादा नहीं बल्कि मैं कहूँगा एक बार फिर से जीरो से शुरू करने का सफर था 20-21 में। और 2022 में 4 PM से जुड़े, और वहां से फिर एक जर्नी शुरू हुई। तो एक आंचलिक पत्रकार था मैं, तो देश में भी लोग जानने लगे, दुनिया में लोग जानने लगे, प्यार करने लगे। और 4 PM के साथ एक बड़ा अद्भुत और एक बहुत ही यादगार रिश्ता मेरा बना, और 2 साल जम के उसमें काम किया। आप कह रहे थे कि दोस्तों के खिलाफ, या तो दोस्तों को ये बताना कि आप गलत हो थोड़ा मुश्किल होता है, बात सच है। पर मेरे ख्याल से वो इतना मुश्किल नहीं होता है अगर आप अपने जीवन में पहले से एक सिद्धांत पे चल रहे हो। अगर आप डिविएट नहीं हुए कहीं, अपने अपने आपने कहीं अगर कहीं गलती से भी एक आध बार जो है वो मोल तोल ना किया हो, तो बड़ा आसान हो जाता है। अगर कर चुके हैं तो बड़ा मुश्किल है फिर। तो मेरे लिए इसलिए आसान था क्योंकि मैं जो भी चढ़ाव उतार जो भी रहा, वो एक पथ है, एक रास्ता है, उसी पे चला हूं मैं। और शायद इसीलिए मेरे लिए आसान रहा संजय भाई से ये कहना कि संजय भाई आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं। और आज भी बहुत मैं उनकी इज्जत करता हूं, निजी रिश्ते हमारे बिल्कुल अच्छे हैं। उस ब्रांड के साथ मेरा कल ही में जब मैं कल ही जो है इस त्योहारों को लेकर जो है हमारे पुराने साथियों से, 4 PM के साथियों से मैंने फोन पे बातचीत भी की, मैंने खुद फोन किया सबको, उनके भी फोन आते हैं मुझे। और उस ब्रांड, उस नाम का मेरे जीवन में बड़ा महत्व है। मेरी जो एक नई शुरुआत हुई जीरो से, उसमें इस नाम का बहुत महत्व है और जीवन भर रहेगा वो। पर जो ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। हमको और लोग वो इसलिए ठीक ये सुनते नहीं हैं। था कि उन्होंने अपने चैनल पे अडानी को काफी डिफेंड करते हुए अचानक एक उन्होंने बहुत तारीफ कर दी और अडानी साहब की, और ये कहा कि जो इनके खिलाफ बोलते हैं वो तो देश विरोधी कार्य कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है। और हमने इनको कहा कि जो बाकी तो है पूरे, वो आप वीडियो कोई भी देख सकता है पूरा, हमने उनसे जो भी बात मतलब वीडियो के माध्यम से भी रखी थी, बातचीत तो हमारी फोन पे हुई अनेकों बार। तो यही था कि भाई हमको लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम उनकी आवाज बन के बात कर रहे हैं।
लोग जो इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ी पॉपुलेशन इस देश की अब हम में उनकी आवाज को ढूंढती है, तो हम कैसे इस तरह से अपना अपना स्टैंड चेंज कर सकते हैं? तो वो था, और वो सैद्धांतिक रूप से मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो ये फिर अचानक से ये हुआ, ये अचानक ही हुआ जो आप हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं। ये भी कोई प्लानिंग तो था नहीं जीवन में, ये सब अचानक से हो गया, यही है। अरे भाई, मैं एक्चुअली ये इंटरव्यू करने के लिए मेरी जो इच्छा हुई, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं अपनी जर्नी को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता। बात ग्लोरिफिकेशन की नहीं है। अभी यहीं पीछे मैं अगर आपके देखूं, एक छोटा सा पत्रकार अगर एक चैनल पे आ जाए, कुछ दिनों के बाद एक बड़ा बंगला हो जाता है। छोटा सा यूट्यूबर एक बड़ा स्टूडियो बना लेता है। मैं देख रहा हूँ पीछे आपकी पेंटिंग उखड़ी हुई है, दीवार का पेंट उखड़ा हुआ है, आप शुरू हो जाते हैं। हाँ हाँ, और सो आप शुरू हो जाते हैं विदाउट प्रिपरेशन, बट डिलीवरी वही सॉलिड होती है। ये अंदर की ताकत को बताता है। आज का जो पत्रकार है, आज के नेता भी हैं, टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर तो बात कर नहीं पाते हैं। लिखे हुए को या कहीं से अगर कोई मैसेज आया हुआ है उसके हिसाब से अपनी स्टोरी करते हैं। ये आज के इस दौर में आपने अपना ये जो एक रॉ फॉर्म है, जो एक जर्नलिज्म का जो वो एक थॉर्नी थॉर्न होना चाहिए सत्ता के लिए, आपने उस चीज को बना करके रखा हुआ है। ये बड़ी बात है। और नई पीढ़ी जो यूट्यूब के माध्यम से या प्रिंट के माध्यम से या इवन सोशल मीडिया और किसी भी तरह से जो कोशिश करती है वो लाइक्स पाने के लिए या अपनी रीच बढ़ाने के लिए। रीच और लाइक्स तो तब आते हैं, सम्मान तब बनता है मयूर भाई, जब आप के अंदर में कुछ वो ताकत होती है। और ये ताकत आपके अंदर मुझे अच्छी लगती है, और इसीलिए आपके चैनल पे आना, बात करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अपन इसको समराइज करेंगे, और एट द एंड मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी आगे के लिए अगर यूथ अगर आता है जर्नलिज्म की लाइन में, या जो लोग काम कर रहे हैं और जर्नलिज्म को एक अलग ही किस्म का उन्होंने धंधा बना करके रखा हुआ है, उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं? नहीं, ये मैं हमेशा से कहता हूं, और मैं आज भी ये बिल्कुल मान के चलता हूं कि इसमें अगर आप ये आपको किसी सिनेमा में काम करना है, हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, और क्योंकि वहां पे मौका नहीं मिल रहा है, तो यही कैमरा तो है, कैमरा ये वाला कैमरा है सही, ये सोच के अगर आप आ रहे हैं, जो ज्यादातर लोग आ रहे हैं इस सोच से, वो ना आए। अब प्रॉब्लम ये है, राहुल गांधी ने कल सही कहा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की आपको लगता है कि लाइफ बड़ी जो है, मतलब वो प्रोफेशन बहुत अद्भुत, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी बहुत चीजें सही कहते हैं, इसमें एक चीज ये भी सही कही उन्होंने, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की अगर आप कोई मानता है कि बहुत मतलब उसमें आप छा जाएंगे और आपकी करियर बन जाएगी, तो बड़ी गलत फहमी है, बड़ी गलत फहमी है वो। ये बड़ी शॉर्ट टर्म लाइफ है आपकी, अगर आपकी, अगर आप वो सोचते हैं। इन्फ्लुएंसर जैसे इन्फ्लुएंसर अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, और कोई भी आजकल जो है वो इन्फ्लुएंसर बन रहा है। आप तभी किसी को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं जब आपने अपने जीवन में बहुत लंबी एक साधना के दौरान कुछ चीजों को समाज के सामने रखा हो चरितार्थ करके, तब आप उस शब्द को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर वर्ड को आप जस्टिफाई कर सकते हैं। आजकल कोई भी कुछ भी कर रहा है। आजकल लोग अचानक से जो है भरी बाजार में नाचना शुरू कर देते हैं। भाई हम तो परेशान हो जाते हैं, और सब नचनिया बन गए, सबको नाचना है, ठीक है। और पत्रकारिता जो है ये कोई शो ऑफ करने का कार्य क्षेत्र नहीं है। ये वो माइक को बंदूक की तरह इस्तेमाल करने का प्रोफेशन नहीं है। ये उस आई कार्ड को किसी डाका डालने का लाइसेंस समझने वाला कोई अगर समझता है डॉक्यूमेंट, तो वो नहीं है। ये अगर आप सही में आपको, मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर आपको अंदर से इच्छा है कि मुझे कुछ करना, और ये मैं नहीं कहता कि कोई ऐसी बात, मैं कभी नहीं सोचता कि मैं दुनिया बदल दूंगा, ऐसा कोई वहम भी नहीं है मुझे। लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप छोटा सा ही सही, लेकिन एक कहीं थोड़े से बदलाव में सहभागी बन सकते हैं, सही बदलाव में सहभागी बन सकते हैं। अगर वो आप करना चाहते हैं,
हार्डशिप को अगर आप दिल से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में आइए, वरना वो मेकअप वगैरह लगा के आप एंकर एंकरानियां बनिए, उसमें वो पत्रकारिता नहीं है। ठीक है। और मैं कहूंगा, मैं अभी फील्ड में बहुत कम जा रहा हूं, मेरी कुछ कौटुंबिक स्थितियां ऐसी है, मैं नहीं निकल पा रहा हूं, लेकिन मैं कहूंगा फील्ड पर काम कीजिए। ये आप जैसे कहा कि बात सही है, मुझे ना टीपी की जरूरत होती है ना मैं, और मुझे कभी रही भी नहीं है। वो इसलिए नहीं, क्योंकि अगर आप जब ग्राउंड पे बहुत कुछ काम करेंगे ना, आपकी पढ़ाई भी उस तरह की होगी, अगर आपका एक्सपोजर होगा पढ़ाई लिखाई को लेकर और ग्राउंड रिपोर्ट्स आपने बहुत किए होंगे, तो आपको अपने आप चीजें जो है रखना स्वयं स्फूर्त रूप से, वो सहज रूप से आ जाता है, उसमें कोई प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं होती है। पर वो ऐसे नहीं आता है, उसके लिए आपको सही में काम करना पड़ता है। वो धूप हो या ठंड हो या बारिश हो, कुछ भी हो, आप जाइए, ग्राउंड पे जाइए। मैं कहता हूं कोई स्टोरी ना करे फिर भी जाइए, लोगों से मिलिए, ऐसे ही लोगों से मिलिए, ऐसे ही किसानों के साथ थोड़ी गपशप लगा दीजिए। देश का युवा जो पान के गल्ले पे या तो चाय की टपरी पे बैठ के जो है वो सिगरेट फूंक रहा है, उससे भी थोड़ा बैठिए, बात कीजिए, है ना, कि आजकल जो है वो कौन सी रील देख रहा है, या ये सब देखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। मेरा अभी कम है, मैं मान रहा हूँ उस चीज को, मैं बहुत कम कर पा रहा हूँ उस चीज को, लेकिन मैं फिर से करूंगा जब थोड़ी स्थिति अनुकूल हो जाएगी। तो मैं बहुत जल्दी जो है कोशिश करूंगा, मैं तो निकलूंगा, मैं तो घुमक्कड़ आदमी हूँ, मैं थोड़ा अभी ये सफोकेटेड फील कर बढ़िया रहा बात हूँ। कही आपने। हाँ ये बढ़िया बात कही। फील्ड में उतरा जाए और अंदर की अपनी मजबूती को, आपकी शिक्षा वैसी होनी चाहिए, आपकी भाषा वैसी होनी चाहिए। और आज की डेट में अधिकतर आप देखेंगे जो एंकर और एंकरानियां आपने कहा, ये पत्रकारिता नहीं है, ये अभिनय है। नहीं, ये आवाज का अभी नहीं। उठाना गिराना, वो नए हाँ तरह से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश, सुंदर बन के और लाइट्स और हाँ कैमरा के, ये हाँ जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म तो लोगों की बातों को सामने लाने का, सच को सामने लाने की चीज है। और ये आप करते आए हैं मयूर भाई, आप इसको कंटिन्यू रखिए। हम सभी की बिल्कुल भाई। दुआएं और हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ में है। जन्मदिन है आपका, और लंबी आपकी उम्र हो, स्वस्थ हो, सफल हो, और भी आपको लोग जाने और भी स्टोरी करें, इस शुभकामना के साथ में आज की बातचीत को मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। आपको और आपके दर्शकों को थैंक यू। बहुत बहुत आभार, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सभी साथियों का थोड़ा हमारा बातचीत लंबा हो गया, 1 घंटे का हो गया। अब आप बोर हो गए तो माफ कीजिएगा। आपको बोरियत देने का कोई इरादा हमारा नहीं था। तो पर आज जब मनीष भाई ने कहा कि आपसे ऐसे ही कुछ बातें करनी है, तो हमने कहा कि कर लेते हैं। आपको अगर इस बातचीत में रुचि आई हो तो अच्छी बात है, ना आई हो तब भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस ये हमारे मन की बातें हो गई आज, तो माफ करें। तो इसमें पर कर लिया यार, कभी कभी हम भी कर लिया करें, आप भी कर लिया करें। एक ही आदमी करता रहेगा ये ठीक नहीं है। हम सबको अपने अपने मन की बात करने का अधिकार है। चलिए, तो यही समाप्त करते हैं। मनीष भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर नहीं करते तो ये तो कभी होता ही नहीं। चलिए, और भाई मैंने बहुत सारी चीजों को जो है इसीलिए मैंने कर्टेल भी किया है कुछ चीजों को, या तो नहीं बताया, क्योंकि जीवन के इस सफर में यहाँ पहुंचते पहुंचते एक चीज बड़ी स्पष्ट और साफ समझ में आती है कि हो सके उतनी आत्म प्रशंसा से बचो, हो सके उतनी आत्म श्लाघा और आत्म मुग्धता से बचो। और उसमें अगर कुछ चीजें ना भी बताई जाए तो ठीक है, अगर उससे आपकी खुद की आत्म श्लाघा प्रकट हो रही हो तो कुछ चीजें ना बताना, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये कोशिश हमने बातचीत में की है, बस ये कहता हूं। ठीक है ना। चलिए चलिए, थैंक यू सर।